तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब बहुत 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 बढ़िया होंगे। अभी तक हमने सप्लाई में क्या कवर करा। सप्लाई में क्या चीजें आएगी? तीन चीजें आएगी। कौन कौन सी तीन चीजें? सबसे पहले गुड्स और सर्विस होना चाहिए। फिर उनका क्या होना चाहिए? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस और डिस्पोजल होना चाहिए। उसके बदले कंसिडरेशन होना चाहिए और इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ये किसके द्वारा होना चाहिए? पर्सन के द्वारा होना चाहिए। अगर ये कुछ कंडीशन फुलफिल हो जाती है, 5 कंडीशन, तो सप्लाई मान लिया जाए। इसके साथ दो चीजें और हमने कवर करी थी। कौन कौन सी? कि आप अगर बाहर से कोई सर्विस इंपोर्ट कर बाहर से कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो और उसके बदले कंसिडरेशन दे रहे हो, भले ही वो सर्विस आपने बिजनेस में यूज करी हो या ना करी हो, उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है। जैसे अगर मोटा भाई ने रिहाना को बुलाया था, मोटा भाई ने क्या किया था? रिहाना को बुलाया था, डांस करवाया था, उसके बदले क्या किया था? पैसे दिए थे। तो इसके बदले आपने पैसे दिए और वो सर्विस बिजनेस यूज में हुई थी क्या? नहीं, वो प्री वेडिंग में यूज हुई थी। तो इस कारण से तब भी उस पर सप्लाई माना गया, उस पर जीएसटी देना पड़ा। किसको देना पड़ा? मोटा भाई को देना पड़ा, क्योंकि रिहाना तो बाहर की, उसको तो जीएसटी पता नहीं, मोटा भाई को पता है, तो मोटा भाई को जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद हमने शेड्यूल 3 की, शेड्यूल 1 की कुछ सर्विसेज कुछ सप्लाई कवर की थी कि जिसपे जीएसटी लग रहा था जबकि उसमें कंसिडरेशन नहीं था। कई बार क्या हुआ था, लोगों ने कंसिडरेशन देना बंद कर दिया कि अगर इस पे कंसिडरेशन दे दिया तो भी जीएसटी लग जाएगा, तो एक काम करो, कंसिडरेशन हटा दो इसमें से। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि शेड्यूल 1 इंट्रोड्यूस किया कि अगर आप कंसिडरेशन नहीं देते हो, आप पैसे नहीं देते हो, तब भी आप पे जीएसटी लगेगा। कौन कौन सी चार सर्विसेज सप्लाई थी उसमें? कि एक, अगर आप जो आपने आपके यहाँ कोई असेट है, असेट का क्या कर रहे हो? आप डिस्पोज कर रहे हो, जिसपे आपने आईटीसी ले रखी है। जैसे हमारे एग्जांपल में हमने क्या कर रखा था कि 28 लाख जीएसटी माइनस कर दिया था, क्योंकि हम 20 लाख पे करके आए थे, 28 लाख पे करके आए थे, इसलिए हमने क्या करा? जीएसटी माइनस कर दिया था। तो आपने अगर माइनस कर दिया है, तो आप जब डिस्पोज कर रहे हो तो आप उसकी आज की फेयर मार्केट वैल्यू निकालो, उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है। कौन सी असेट पे देना पड़ेगा? बिजनेस असेट पे देना पड़ेगा, अगर आप उसे क्या करते हो? डिस्पोज करते हो। ठीक है। सेकेंड हमने देखा था कि अगर आप कोई रिलेटेड पर्सन में कोई सप्लाई करते हो, रिलेटेड पर्सन में आप अगर सप्लाई करते हो, तो उस केस में भी आप पे जीएसटी लगेगा, अगर आप कंसिडरेशन नहीं दे रहे हो तब भी। बट वो सप्लाई कहाँ होना चाहिए? इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अगर घर की कोई असेट, अगर आप कोई घर की असेट अगर बेच देते हो, तो उस पर सप्लाई नहीं माना जाएगा, और सप्लाई नहीं माना जाएगा तो जीएसटी भी नहीं लगेगा। ठीक है। रिलेटेड पर्सन से होता है, और अगर गुड्स और सर्विस है और इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होता है, तो भी आप उसे सप्लाई मान लो, अगर कंसिडरेशन नहीं दे रहे हो तब भी। ठीक है। उसके बाद हमने एक एजेंट प्रिंसिपल वाला देखा था, या फिर प्रिंसिपल टू एजेंट हो रहा है, या फिर एजेंट टू प्रिंसिपल हो रहा है ना। इन विच एजेंट क्या कर रहा है? अंडरटेक कर रहा है कि मैं प्रिंसिपल के बिहार पे इसे सप्लाई करूंगा। ठीक है। तो उस केस में भी आप पे जीएसटी लगेगा। या फिर अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, सर्विस का क्या कर रहे हो? आप इंपोर्ट कर रहे हो इवन विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, तब भी आप पे जीएसटी लग जाएगा, अगर आप उसमें कंसिडरेशन नहीं दे रहे हो। बट वो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ठीक है। इतने सिंपल से पॉइंट्स हमने कवर करे थे। ठीक है। इसके बाद हमारी बात यहाँ आती है कि हमने अभी फर्स्ट कंडीशन में देखा कि गुड्स और सर्विस का होना चाहिए। तो गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है? आप ही बताओ ना, गुड्स क्या होता है? अगर ये वाटर बॉटल है, तो ये क्या है? गुड्स है। ये गुड्स है। अगर आप मूव कर रहे हो किसी चीज को, आप मूव कर सकते हो यहाँ से वहां। ये मोबाइल है, तो क्या है? मोबाइल क्या है? गुड्स है। आप मूव कर सकते हो, तो जिस चीज को आप मूव कर सकते हो वो क्या हो गई? गुड्स हो गई। बट गुड्स में क्या आएगा? मनी नहीं आएगा। अगर आप मनी जो रहता है, मनी अपनी पेपर मनी, तो उसे मनी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और सिक्योरिटीज क्या होती है? शेयर्स और डिबेंचर्स होते हैं। अपने शेयर्स पता होगा, शेयर्स क्या होते हैं? कंपनी के शेयर्स होते हैं। डिबेंचर्स होता है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो भी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो गुड्स की डेफिनेशन भी हमारी कवर हो गई। बेसिक सी डेफिनेशन थी, every kind of movable property other than money and security but includes actionable claim and growing crops and grass। ठीक है। ये सब चीजें गुड्स की डेफिनेशन में आएगी। उसके बाद सर्विस क्या होगा? सर्विस वो होगा जो गुड्स नहीं होगा, और जो गुड्स नहीं होगा वो सर्विस होगा। ठीक है। तो गुड्स की सर्विस की डेफिनेशन में गुड्स जो नहीं है वो सारी चीजें सर्विस है। और सर्विस में मनी और सिक्योरिटी यहाँ पे भी एक्सक्लूड कर दिया कि मनी भी नहीं आएगा, सिक्योरिटी भी नहीं आएगा। बट अगर मनी का यूज हो रहा है फ्रॉम कन्वर्जन, अगर एक करेंसी से दूसरी चीज में कन्वर्ट हो रहा है और उसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया जा रहा है, तो उस पर सप्लाई माना जाएगा, उस पर जीएसटी कैलकुलेट होगा। एग्जाम्पल मान लो, एक फॉरेनर है, उसके पास $1000 थे, वो इंडिया आया तो उसको रुपी की रिक्वायरमेंट थी, तो क्या हुआ? वो मनी एक्सचेंजर पे पास गया जहां रेट चल रहा था 82,
82 चल रहा था, तो उससे क्या हुआ था, 82,000 रुपीज उसको देने चाहिए थे, है ना, 82,000 रुपीज देने चाहिए थे, $1,000 उसको मनी एक्सचेंजर को रिटर्न करने थे, बट 82,000 नहीं दिए, उन्होंने क्या करा, 3,000 डिडक्ट कर दिया, उसको केवल 79,000 रुपीज ही दिए। तो ये 3,000 क्यों डिडक्ट किए, 3,000 उन्होंने क्या करा, उन्हें 3,000 का एक्स्ट्रा पेमेंट रोक दिया, क्यों, क्योंकि उन्हें 3,000 सर्विस ली, 3,000 की सर्विस ली, तो इस कारण से 3,000 पे क्या करेंगे, जीएसटी लगा देंगे, क्योंकि ये सर्विस चार्ज दे रहे हो आप, 3,000 क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा उससे सामने वाले से ले रहे हो कि 3,000 रुपीज के डॉलर हमें एक्स्ट्रा दे, क्योंकि हम इस पे क्या कर रहे हैं तेरे से, इस पे हम तेरे से सर्विस लगा रहे हैं, हमारी सर्विस का एक्स्ट्रा पैसा। अगर मान लो ये $950, फॉर एग्जाम्पल अपन समझते हैं $950 कितना होता है, मान लो 77,900 ही दिए, 79,000 की जगह सामने वाले फॉरेनर को कितने दिए, 77,900, विच इज इक्वल्स टू $950। तो क्या बोल सकते हैं हम, फॉरेनर से $50 एक्स्ट्रा लिए, उससे $1,000 दिए, लेकिन उसको पैसे कितने दिए, $950 के ही दिए, क्या दिए, $950 के ही पैसे दिए, 950 इंटू 82 जो होता है 77,900, मतलब इतने ही पैसे दिए, उससे $50 एक्स्ट्रा लिए, क्यों लिए, हमारी सर्विस के लिए। वो एक्सचेंजर जो था वो वहां बैठा था, वो सर्विस दे रहा था कि जिसको करेंसी एक्सचेंज करानी करा लो, बस $50 मेरे को एक्स्ट्रा लगी, तो $50 क्या के लिए, सर्विस के लिए, तो $50 इंटू 82 जो है, ये जो अमाउंट है, इस पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, इस पे क्या टैक्स लगेगा, जीएसटी लग जाएगा, तो ये जो एक्सचेंजर है उसको क्या करना पड़ेगा, इस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। means anything other than goods, money and security, but includes activity relating to use of money or its conversion, ठीक है। उसके लिए अगर सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है from one form of currency or denomination to another form currency or denomination for which a separate consideration is charged, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज हो रहा, अगर सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज नहीं होता तो इस पे क्या होता, जीएसटी नहीं लगता, सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज नहीं होता तो इस पे जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। मान लो अगर पूरे 82,000 अगर पे किए होते तो फिर जीएसटी नहीं लगता, बट उसने 77,900 ही पे करे, तो इस कारण से उस पर जीएसटी लगा। अब फैमिली के डेफिनेशन में क्या आएगा, फैमिली के में घर घर के लोग आएंगे, फैमिली का जहां जहां पे वर्ड यूज होगा, फैमिली मतलब क्या, तो फैमिली में घर घर के, आपके घर में कौन कौन रहता है, आपके मम्मी पापा आपके साथ में रहते तो पेरेंट्स हो गए, भाई बहन आपके साथ में रहते तो ब्रदर एंड सिस्टर हो गए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ में रहते दादा दादी तो वो हो गए, उसके बाद आपकी स्पाउस आपके साथ रहेगी, जब आएगी तब स्पाउस रहेगी, आपकी वाइफ आपके साथ में रहेगी तो वो आपकी फैमिली मेंबर हो गई, आपके बच्चे आपके साथ में रहेंगे तो वो भी आपके फैमिली मेंबर हो गए, ठीक है। तो फैमिली की डेफिनेशन में कौन आ गया, पापा मम्मी, भाई बहन, उसके बाद बीवी, बच्चे और अपने दादा दादी, ठीक है। सप्लायर कौन होगा, सप्लायर जो गुड्स सप्लाई करेगा, जो सप्लायर गुड्स और सर्विस बोथ shall mean any person supplying of the said goods or service and shall include an agent, एजेंट भी उसके सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा कि एजेंट ने सप्लाई किया ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। सिक्योरिटी मतलब क्या, शेयर्स और डिबेंचर्स, अभी मैंने बताया था। डेरिवेटिव, कंसीडरेशन, अभी तक हम पैसा पैसा बोलते थे, पैसा होता है क्या, पैसा क्या होता है, पैसा मीन्स वेदर एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज, आपने जो भी पैसा दिया मनी फॉर्म में दिया वो क्या हो गया, आपका पैसा हो गया, कंसीडरेशन हो गया। कंसीडरेशन क्या होता है, वेदर इन मनी और अदरवाइज। उसके बाद अगर आपने मनी नहीं दी बट आपने कुछ ऐसा एक्ट कर दिया उसके बिहाफ पे जो मनी के इक्विवेलेंट है, जैसे हमारे एग्जांपल में कार के बदले हम सर्विस दे रहे थे तो वो भी इक्विवेलेंट टू मनी तो हो गई। 1 करोड़ की अगर आप सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हो सामने वाले को तो वो भी तो मनी के इक्वल ही हुआ। अगर आप उसको नहीं बना के देते, यही सॉफ्टवेयर सर्विस आप किसी और को देते तो वो 1 करोड़ देता आपको, तो आपने उसको नहीं दिया, आपने जिससे कार को परचेस कर रहे थे उसको आपने 1 करोड़ रुपए दे दिए, तो वो भी तो मनी हो गई। तो इस कारण से अगर आप कोई एक्ट कर दो या फिर कोई एक्ट करने से रुक जाते हो कि ये एक्ट करने वाला था बट मैं इसको एक्ट को नहीं करूंगा, अगर आप अब तो मुझे गुड सप्लाई कर देता है, गुड सप्लाई देता है, सर्विस सप्लाई कर देता है, तो मैं फिर ये एक्ट नहीं करूंगा। तो इस कारण से ये भी क्या हुआ, एक मनी फॉर्म हो गया, एक कंसिडरेशन हो गया। However, deposit given any respect of supply of goods or service both shall not be considered as a payment। मान लो कि आपने रेंट पे एक कमरा लिया, रेंट पे एक कमरा लिया तो आप क्या करते हो, आप मंथली उसको रेंट देते हो, मंथली रेंट देते हो, बट इनिशियली आपसे क्या मांगता है वो 2 मंथ का रेंट एक्स्ट्रा मांगता है, बोला 2 मंथ का रेंट प्लस 1 मंथ का
रेंट, रनिंग रेंट आपको देना पड़ेगा। तो 2 मंथ का आपको डिपॉजिट ले लिया, मान लो 10,000 पर मंथ रेंट था, तो उसने क्या करा 20,000 डिपॉजिट ले लिया और 10,000 रेंट ले लिया। अब जनवरी का रेंट 10,000 चलेगा, अब ये 20,000 आपको कब रिफंड होंगे, जब आप ये घर छोड़ोगे, जब आपको ये घर छोड़ दोगे आपको 20,000 रिफंड मिल जाएंगे। अब दिसंबर में आपने छोड़ दिया तो आपको 20,000 आपको रिफंड मिल गया, तो क्या इसे कंसिडरेशन मान लेना चाहिए? नहीं, ये डिपॉजिट है, आपको मिल जाएगा, आपने कुछ समय के लिए उसको दिया, आपको ये पैसा वापस मिल जाएगा। मान लो अक्टूबर में आपने क्या करा, पैसा देना बंद कर दिया और नवंबर दिसंबर भी आप रह गए, अब आपको ये पैसा मिलेगा नहीं, अब नवंबर दिसंबर को आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। तो जिस समय आपको वो पैसा न मिलेगा, क्यों, आपने डिपॉजिट को यूज कर लिया एज ए रेंट, तो उस समय उसे क्या मान लेंगे, कंसिडरेशन मान लेंगे, ठीक है। नॉट टू बी कंसिडर्ड एज ए पेमेंट मेड फॉर सच सप्लाई अनलेस द सप्लायर अप्लाई सच डिपॉजिट एज ए कंसिडरेशन। उस सप्लायर ने क्या करा, इसको कंसिडरेशन के रूप में मान लिया, ठीक है, कि अब ठीक है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का रेंट मत देना, नवंबर दिसंबर का रेंट क्या करेंगे, डिपॉजिट में से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। रिसिपेंट ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो कंसिडरेशन देगा, है ना। मान लो मैंने कोई गुड्स परचेस की, मैंने कोई गुड्स परचेस किया, तो मैं रिसिपेंट हूँ, सामने वाला सप्लाई कर रहा है मेरे गुड्स, मैं रिसिपेंट हूँ, तो नॉर्मली क्या होगा, पैसे मैं ही दूंगा। अब अगर मैं पैसे दे रहा हूँ तो रिसिपेंट कौन माना जाएगा, मैं माना जाएगा। मान लो पैसा मैं नहीं दे रहा, मान लो पैसा मैं नहीं दे रहा हूँ, देयर इज नो कंसिडरेशन। हमने अभी शेड्यूल 3 भी कवर किया, शेड्यूल 3 में क्या था, शेड्यूल 1 में क्या था कि कंसिडरेशन नहीं है, तो वहां पे तो कंसिडरेशन ही नहीं है, तो फिर अब पैसे नहीं दे रहे तो फिर रिसिपेंट कौन होगा। तो जिस केस में अगर मान लो कि कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो उस केस में आपने गुड्स किसी को दिया, जिसको गुड्स हैंड ओवर किया है, जिसको गुड्स डिलीवर किया, वो आपके केस में रिसिपेंट हो जाएगा। वैसे ही अगर सर्विस हो, तो सर्विस में भी मान लो कि अगर शेड्यूल 1 की कोई सर्विस आ जाती है, शेड्यूल 1 की कोई सर्विस आ जाती है, तो उस केस में रिसिपेंट कौन होगा, उस केस में जिसको आपने सर्विस रेंडर की, जिसको आपने सर्व किया, जिसको आपने सर्विस दी, वो क्या हो जाएगा, रिसिपेंट हो जाएगा। भले ही आप उसने पैसे नहीं दिए, बट उस केस में जिसको आपने सर्विस दी वो क्या हो जाएगा, रिसिपेंट हो जाएगा। एक कंसेप्ट है छोटा सा, इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई, इसे भी हाथों हाथ अपन कवर कर लेते हैं। इंट्रास्टेट सप्लाई नॉर्मली हम कवर कर चुके हैं हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन में, कि अगर आप सेम स्टेट में, मान लो ये इंडिया है, इतनी गंदी राइटिंग, ठीक है, ये इंडिया है। अब यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे गुजरात है, ठीक है, मान लो यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात है, तो महाराष्ट्र से क्या हो रहा है, गुड्स ट्रांसफर हो रहा है गुजरात, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर हो रहा है क्या, हाँ डेफिनेटली गुड्स इंटर हो रहा है या सर्विस इंटर कर रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ठीक है। मान लो कि रिलायंस की फैक्ट्री जो महाराष्ट्र में, वहां से गुजरात अडानी की जो फैक्ट्री है वहां पे गया मैं, वहां पे गुड्स गए, तो उस केस में इसे मान लिया जाएगा इंटरस्टेट, क्योंकि वन स्टेट से दूसरे स्टेट में इंटर हो रहा है, इसे बोल देंगे इंटरस्टेट। और इंटरस्टेट पे मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था क्या लगता है, आईजीएसटी, क्योंकि दोनों स्टेट लड़ने आ जाते हैं, तो इस कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, आईजीएसटी लगा दिया उस पर कि ये सेंटर का पावर, अगर एक दो स्टेट इन्वॉल्व हो गए तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्स लगी, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। और अगर विद इन स्टेट हो रहा है, पुणे टू मुंबई हो रहा है, या फिर सूरत टू अहमदाबाद हो रहा है, या फिर इंदौर टू उज्जैन हो रहा है ना, तो अगर सेम स्टेट में हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, उसमें सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। तो जो सेम स्टेट में हो रहा है उसे क्या करेंगे, उसके इंट्रा स्टेट बोलेंगे, उसके क्या बोलेंगे, सेम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी विल बी ट्रीटेड एज इंट्रा स्टेट सप्लाई, उसे क्या कहेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई। और अगर दो स्टेट में सप्लाई हो गया तो उसे क्या कहेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई होंगे। इंटर स्टेट सप्लाई में कुछ चीजें और आती है, जैसे अगर आपने इंपोर्ट कर लिया, मान लो कि आपने यूएसए से गुड्स इंपोर्ट किया, या फिर यूएसए से जैसे रिहाना की सर्विस इंपोर्ट करी हमने बाहर से, तो उसे भी क्या करेंगे, इंटर स्टेट ही मानेंगे, उस पर क्या लगेगा, आईजीएसटी ही लगेगा। इंपोर्ट कर लिया आपने गुड्स या इंपोर्ट कर ली सर्विस, गवर्नमेंट ने ना कुछ कुछ एसईजेड यूनिट्स बना रखी, क्या कर रखी, एसईजेड यूनिट्स बना रखी, क्यों बना रखी, वहां पे फायदा देने लगी ताकि वहां पे जीएसटी कम लगे, सी कुछ यूनिट्स बना रखी। चाइना का बेसिकली कंसेप्ट था, तो चाइना का कंसेप्ट हमने कॉपी कर रखा, चाइना में काफी है, अभी हमारे इंडिया में काफी डेवलप है, ठीक है। तो अगर आप वहां पे सप्लाई करते हो, जैसे एमपी में एक पीतमपुर करके प्लेस है, उसे क्या बोल रखा है, एसजेड यूनिट्स बोल रखा है। तो अगर आप एमपी में इंदौर से अगर पीतमपुर में आप सप्लाई करते हो, वो विद इन स्टेट आ रहा है, एमपी के अंदर अंदर आ रहा है दोनों, तब भी उसे क्या मान लेंगे, इंटर स्टेट मान लेंगे।
विद इन स्टेट हो रहा है तब भी उसे क्या मान लेंगे, इंटर स्टेट मान लेंगे, और उस पर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट की जगह अगर एक्सपोर्ट मान लो, गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा है, सर्विस का एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उस केस में भी उसे इंटरस्टेट मान लिया जाएगा। अभी एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं है, फ्यूचर में चल के अगर हम मान लो कि हमने ऐसे कुछ गुड्स बना दिए जिसकी बहुत लिमिटेड रिसोर्स है और वो काफी डिमांडिंग है, तो उस पर हम टैक्स लगाएंगे, उस पर हम करेंगे रिकवर। जब हम पावरफुल कंट्री बन जाएंगे, फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, तो उस केस में एक्सपोर्ट को भी हम टैक्स लगाएंगे और उसे इंटरस्टेट मानेंगे। ठीक है, नॉर्मली उसे इंटरस्टेट ही मान रहे हैं और इंटरस्टेट में उसे आईजीएसटी लगा रहे हैं, बट अभी एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लग रहा। ठीक है, सप्लाई टू एनी एसीजेड और फ्रॉम एसीजेड टू एनी स्टेट, अगर एसीजेड से सप्लाई हो रहा है तो भी उसे इंटरस्टेट मानेंगे, और एनी अदर सप्लाई इन द टैक्सेबल टेरिटरी विच इज नॉट एन इंटरस्टेट सप्लाई, या फिर कोई ऐसी सप्लाई जिसे इंटरस्टेट नहीं माना गया है तो उसे इंटरस्टेट मानेंगे। ठीक है, ये हमारा बेसिक से कंसेप्ट क्या हो गया, कवर हो गया इसमें। ठीक है, अब हमने तीन चीज कवर कर ली कि तीन चीजें हम सप्लाई में मानते हैं। अब दो चीज क्या है इसमें जो एक्सक्लूड है, दो चीज कौन कौन सी एक्सक्लूड है कि शेड्यूल 3 में कुछ एक्टिविटी लिखी है, शेड्यूल 3 में कुछ एक्टिविटी लिखी है जहां पे हम इसे सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी इंगेज एज ए पब्लिक अथॉरिटी, वो क्या कर रही है, पब्लिक अथॉरिटी एज ए इंगेज कर रही है, तो उस केस में भी उसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है, सप्लाई ही नहीं माना है, सप्लाई ही नहीं माना है तो उसे जीएसटी नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी कैसे इंगेज होते हैं, पब्लिक अथॉरिटी जैसे इंगेज होते हैं, तो उस केस में उसे सप्लाई नहीं माना गया। अब शेड्यूल 3 के हम कुछ सर्विसेज है वो कुछ सप्लाईज है उसे हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार कि कोई जॉब कर रहा है, मान लो कोई इंप्लॉय है, कंपनी में जॉब कर रहा है, तो वहां से उसे क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। अब सैलरी मिल रही है तो वो क्या कर रहा है, इंप्लॉय इंप्लॉयर को क्या दे रहा है, इंप्लॉय इंप्लॉयर को क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। ठीक है, तो सर्विस दे रहा है तो उस सर्विस पे क्या करेंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, जीएसटी नहीं लगाएंगे, क्योंकि शेड्यूल 3 में कवर। अरे गुड्स ऑन सर्विस टैक्स लिखा है, नाम का क्या, एक्ट का क्या नाम है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब हर सर्विस पे टैक्स लगा देंगे क्या, हर सर्विस पे टैक्स लग जाना चाहिए इस हिसाब से। तो यहाँ पे कुछ चीजों को यहाँ कवर किया है कि इसे सप्लाई नहीं मानेंगे, सिर्फ सप्लाई नहीं मानेंगे तो इस पे जीएसटी भी नहीं लगेगा। ठीक है, एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को सर्विस देता है, एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को सर्विस देता है तो उसे शेड्यूल 3 में कवर किया है, उसे सप्लाई नहीं माना, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। मीन सैलरी जो मिल रही है, एम्प्लॉय को जो सैलरी मिल रही है उस पर क्या होगा, जीएसटी नहीं लगेगा। क्या क्या होगा, जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय। ठीक है, इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मान लो एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को सर्विस देता है तो उल्टी उल्टी गंगा बह देते हैं। तो अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सर्विस देता है तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सर्विस दे रहा है तो 50,000 तक वो सर्विस दे सकता है। ऐसा हमने कहाँ कवर किया, शेड्यूल 1 में कवर किया। शेड्यूल 1 में कवर किया कि एम्प्लॉयर चाहे तो एम्प्लॉय को गुड्स भी दे सकता है, सर्विस भी दे सकता है, बट कितना दे सकता है, 50,000 तक दे सकता है। तो उस केस में हम उस पर जीएसटी नहीं लगे। लेकिन एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कितनी भी सर्विस दे सकता है, 1 करोड़ की भी सर्विस दे सकता है, तो उस केस में उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, एम्प्लॉय कितनी भी दे सकता है। उसके बाद अगर कोर्ट और ट्रिब्यूनल की सर्विसेज पे अगर आपने जीएसटी लगा दिया तो कोर्ट मारेगा आपको। ठीक है, तो कोर्ट और ट्रिब्यूनल की सर्विस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ये आपका बेसिक नीड है, आपका बेसिक राइट है। आप अगर आपके साथ कुछ भी अगर अनफेयर हुआ तो आप कोर्ट में जाओगे। अब कोर्ट में जाओगे कि हमारा ये केस है और उस पर ही आप पे टैक्स लगा दिया जाए, तो आप पे कितना अन्याय होगा कि पहले तो आपके पास अनफेयर हुआ, फिर आप कोर्ट गए, कोर्ट में एक नॉर्मल सी फीस जमा करने का, उस पर भी जीएसटी लगा दे तो कितना अनफेयर हो जाएगा। तो इस कारण से आपका बेसिक राइट आपका प्रोटेक्ट किया है कि आप कोर्ट और ट्रिब्यूनल की आपकी कोई सर्विस होती है तो उस केस में आप पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर अगर कोई सर्विस दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, गवर्नमेंट को दे रहे हैं, या मेंबर ऑफ पंचायत है, या फिर मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, या फिर मेंबर ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी है, तो उस केस में भी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। मीन्स नॉर्मली वो क्या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशन मान लिया जाता है, क्योंकि अगर कोई मेंबर है वो अगर लोकसभा में जाके अपनी स्पीच दे रहा है या कुछ भी अगर गवर्नमेंट को कोई सर्विस दे रहा है तो उस केस में उस पर सर्विस नहीं लगेगा। या फिर ड्यूटी परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ इन द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट कैपेसिटी। मान लो कोई आईएएस, आईएएस को भी कोई एक्ट के तहत उसको अगर कोई पोस्ट मिलती है तो उस केस में भी उस पर
कोई जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर सर्विस कोई टैक्स नहीं लगेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। या ड्यूटी परफॉर्म बाय एनी चेयरपर्सन और अ मेंबर और अ डायरेक्टर ऑफ अ बॉडी एस्टेब्लिशमेंट बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। मीन्स सिंपल सा समझ लो कि अगर कोई डायरेक्टर, कंपनी में क्या होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, डायरेक्टर। जनरली डायरेक्टर क्या होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं। एम्प्लॉय होते हैं किसके, कंपनी के होते हैं। अगर वो एम्प्लॉय मान लिए गए कंपनी के, नॉर्मली अगर वो एम्प्लॉय है तो उस केस में तो वो .1 में ही कवर हो गए, तो वहां वही एग्जम्प्ट हो गए, वहां पे उनको सप्लाई नहीं माना तो वहां पे वो जीएसटी के दायरे से बाहर हो गए। फिर सेकंड केस में क्या करा इसमें कि मान लो अगर वो एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है मीन्स वो क्या होते हैं, कभी कभी आते हैं जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है, जब कंपनी को कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी चीज की डिस्कशन करना होता है, किसी चीज पे प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे कंपनी बुलाती है। उस केस में वो एम्प्लॉय नहीं मान लो, तो अगर उस केस में भी आ रहे और वो कंपनी जो है वो किसके द्वारा स्टेब्लिश्ड है, किसके द्वारा स्टेब्लिश्ड है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेब्लिश्ड या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर लोकल अथॉरिटी के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी है, उसकी कोई कंपनी, और वहां पे कोई डायरेक्टर आके सर्विस देता है कि ठीक है मैं आके यहाँ पे कुछ महीने आपके लिए काम कर लूंगा या फिर इस प्रोजेक्ट पे काम करूंगा, ठीक है, तो आप मुझे पैसे दे देना, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब ऐसी कौन सी कंपनी है, बीपीसीएल है, कोल इंडिया है, एचपीसीएल है, तो ये सारी गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है। तो वहां पे अगर कोई डायरेक्टर जाता है और वहां पे सर्विस देता है किसको, एचपीसीएल को, बीपीसीएल को, कोल इंडिया को, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, रेलवे कंपनीज को, तो इनको अगर कोई डायरेक्टर कंपनी सर्विस देता है तो उस केस में भी जीएसटी नहीं लगेगा। मीन सप्लाई ही नहीं मानेंगे तो जीएसटी भी नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे वो एग्जाम्पल होगा, ठीक है, यहाँ पे वो एग्जाम्पल होगा। फिर अगर आप जीते जी सर्विस दे रहे हो और मरने के बाद, जीते जी टैक्स दे रहे हो और मरने के बाद भी आपको टैक्स देना पड़ जाए तो फिर कितना अन्याय हो जाएगा। तो ऐसी कुछ सर्विसेज यहाँ पे कवर कर रखी है कि अगर आप सर्विस ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रीमेटोरियम और मॉर्चरी या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसीज्ड पर्सन, अगर ऐसी कुछ सर्विसेज है तो उस पर आपको जीएसटी नहीं देना। जो लकड़ी खरीदते हैं जलाने के लिए, मरते वक्त अगर कोई लकड़ी खरीदा तो उस पर भी जीएसटी लगा देंगे ना, कितना अन्याय हो जाएगा उसके बाद साथ, है ना। कोई जलाएगा नहीं कि यार इस पर जीएसटी लगा रहे तो रहने, है ना। तो ये सब गलत चीज है, तो इस कारण से इस पर जीएसटी नहीं लगेगी। फ्यूनरल है, ब्यूरियल है ना, जो भी गुड्स आता है उसका, क्रियाक्रम का जो भी गुड्स आता है, कुछ लकड़ी आती है, कपूर आता है, जो भी आता है जीएसटी नहीं लगेगा। या फिर ट्रांसपोर्ट करते हो आपसे, या फिर जो एम्बुलेंस आती है ना जिसको, है ना। फिर सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, आपने देखा होगा कि कई बार आप लैंड खरीदते, बिल्डिंग खरीदते तो क्या उसमें जीएसटी लग जाता है, क्या लगता है उसमें, थोड़ा सा सोचो क्या लगेगा उसको। जीएसटी में नहीं, जीएसटी में लाएंगे तो बहुत महंगा हो जाएगा, लैंड कितना ऑलरेडी महंगा, तो उसको इसलिए जीएसटी में नहीं लाए। उस पर क्या कर रखा है, स्टाम्प ड्यूटी लगा रखी है। और स्टाम्प ड्यूटी का पावर किसके पास है, लोकल अथॉरिटी के पास ही है। मिस लोकल अथॉरिटी ही टैक्स कलेक्ट कर रही है, जितनी भी लैंड एक्वायर होती है, सेल होती है, उस पर जितना भी स्टैम्प ड्यूटी है वो लोकल अथॉरिटी के पास आता है। तो इस कारण से उसे जीएसटी में नहीं लाए, क्योंकि जीएसटी जो है वो स्टेट और सेंटर का पावर, लोकल अथॉरिटी का पावर ही नहीं। तो लोकल अथॉरिटी का पावर किसमें लाया है, वो केवल सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग पे, तो वहां पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है, ठीक है, जीएसटी नहीं लगता। एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गेमिंग, जो एक्शनेबल क्लेम है, अब एक्शनेबल क्लेम क्या होता है वो अपन बाद में समझेंगे कि एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। एक्शनेबल क्लेम को भी यहाँ से एक्सक्लूड किया गया, मीन्स यहाँ पे सप्लाई नहीं माना गया है ना, सप्लाई की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया। बट लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग को इससे भी बाहर कर दिया गया, वो भी एक्शनेबल क्लेम होते हैं, बट लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग को यहाँ पे एक्सक्लूड किया है। किसमें से, एक्शनेबल क्लेम में से, मीन्स उस पर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, ठीक है। लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग पे क्या सप्लाई माना गया, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग को सप्लाई माना गया है तो उस पर जीएसटी लगेगा, बट एक्शनेबल क्लेम पे नहीं लगेगा, ठीक है। अदर एक्शनेबल क्लेम, ऐसा लिख सकते हैं कि अदर एक्शनेबल क्लेम पे सप्लाई नहीं माना गया तो जीएसटी भी नहीं लगेगा, और लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग को सप्लाई माना गया है उस पर जीएसटी लगेगा, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेस, 7th पॉइंट, मान लो ब्रिटली है, कहां से, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ब्रिटली है, और वो क्या कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की ही शॉप से जाके कुछ गुड्स परचेस कर रहा है, वो वहां पे कोई स्पा सर्विस ले रहा है, हेयर कटिंग सर्विस ले रहा है, तो मोदी जी क्या ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहां पे जाके जीएसटी कलेक्ट करेंगे, नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाले भगा देंगे कि आप हमारे नागरिक से क्यों ले रहे हो, और ब्रिटली वाले भी भगा देंगे कि मेरे से क्यों ले रहे हो, मैं इंडिया में थोड़ी रहता हूँ, मैं तो ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, और मैं ऑस्ट्रेलिया
एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी है टैक्स होता है वो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट को देता है, मैं इंडिया की गवर्नमेंट को क्यों दूं? तो इस कारण से यहाँ पे ऐसा लॉ में स्पेसिफिकली लिख दिया कि अगर कोई गुड्स और सर्विस सप्लाई होता है, कहाँ सप्लाई होता है? प्लेस आउटसाइड इंडिया, है ना? कहाँ पे? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई होता है टू अनदर प्लेस विच इज नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। मान लो कि ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका में गुड्स ट्रांसफर होता है या फिर अमेरिका से चाइना में गुड्स ट्रांसफर होता है, तो क्या उस पर जीएसटी लगा देंगे? नहीं, वो भगा देंगे, ठीक है। या फिर 8th पॉइंट में हम सिंपल सा समझ लेते हैं कि जब भी आप गुड्स इंपोर्ट करते हो, और जब भी आप क्या करते हो, गुड्स इंपोर्ट करते हो, तो आप क्या करते हो, वो जो गुड्स आता है वो कहाँ रखते हो? मान लो कि आपने एमपी के पर्सन हो, तो आपको जाने में जो भी है अपने पोर्ट जाने में टाइम लगेगा, मान लो 5 दिन लगेंगे, तो 5 दिन तक वो गुड्स कहाँ पड़ा रहेगा? वेयर हाउस में पड़ा रहेगा। वहां के कस्टम पोर्ट के वेयर हाउस बने रहते, बड़े बड़े वेयर हाउस बने रहते, जो जहाज आते हैं वो बड़े बड़े वेयर हाउस में क्या होते हैं? अनलोड हो जाते हैं, फिर वहां से वो सप्लाई, ठीक है, वहां से वो क्लियर होते हैं। तो अब 5 दिन तक वो वेयर हाउस में पड़ा रहा, तो वेयर हाउस में पड़ा रहा, अब वो वेयर हाउस से सप्लाई हो रहा है। अब क्या हुआ? वेयर हाउस से क्लियर कराने के लिए क्या होता है? पैसे लगते हैं, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, अदर चार्जेस देने पड़ते हैं वेयर हाउस के। मान लो कि सप्लायर ने सप्लाई करवा लिया, अब उसके पास पैसे खत्म हो गए, पैसे खत्म हो गए तो वो सप्लाई करवानी 1 करोड़ का गुड्स था, उसके पास 10 लाख रुपए नहीं बचे कि कस्टम ड्यूटी दे दें, है ना, वेयर हाउस क्लियरेंस, इतना पैसा भी नहीं है उसके पास। अब 1 करोड़ का गुड्स का क्या करेंगे? तो उसने क्या करा? दूसरे सप्लायर को पकड़ा, बोले यार देख मेरे पास तो ये 1 करोड़ का मैंने सप्लायर को पेमेंट कर दिया है, जो चाइना से मैंने गुड्स मंगाया था उसको तो मैंने पेमेंट कर दिया, अब मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं बचे, तो एक काम कर, ये 1 करोड़ का गुड्स तू खरीद ले मेरे से, ये करोड़ का गुड्स तू खरीद ले मेरे से, वहां वेयर हाउस में पड़ा है, मुंबई पोर्ट में वेयर हाउस में पड़ा है, तू वहां से ले लेना, ठीक है। ये तेरे को जैसे ही डॉक्यूमेंट तू वहां दिखाएगा तेरे को गुड्स मिल जाएगा। तो अगर वो वेयर हाउस में जो गुड्स पड़ा उसके पहले अगर आप उसे क्लियर करते हो, उससे पहले अगर आप उस गुड्स को सप्लाई करते हो कहीं पे भी, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वहां से वो एग्जाम है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सामने वाले के पास एग्जाम पैसे नहीं है। तो आप एक काम करो, जितना भी सप्लाई कर दो, मान लो 1 करोड़ 5 लाख में सप्लाई कर दो, सामने वाले ने बोला कि यार आज की वैल्यू तो इसकी 1 करोड़ 5 लाख हो गई है, तो आप 1 करोड़ 5 लाख दो, मैंने 1 करोड़ में खरीदा हुआ, तो क्या हो गया? आपको तो 1 करोड़ 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे मेरे को, आप ले लो। सामने वाला एग्री भी हो तो भी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। 5 लाख की उसकी सीधी सीधी इनकम हो गई, ठीक है। यही अगर वो घर लाता और घर लाके सेम 1 करोड़ 5 लाख रुपए में बेचता, तो उस कारण से उस पर जीएसटी लग जाता। बट उसने क्या करा कि वहीं के वहीं पे सप्लाई कर दिया कि तो एक काम कर वेयर हाउस से ही ले लेना, तो उस केस में उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स इन द हाई सी सेल, क्या होता है? एक हाई सी सेल भी होता है, by consigning to any other person by endorsement of document of title of goods। हाई सी सेल कैसा होता है कि ये मान लो ये चाइना है और ये इंडिया है, ठीक है, ये सी है, और ये एक शिप चली है, अभी क्या करिए, एक शिप चली, ठीक है, ये शिप चली, तब ये शिप चली ना, तो इसमें क्या होगा? गुड्स होगा ऑब्वियसली, मान लो इसमें गुड्स पड़ा है, ठीक है। अब ये गुड्स पड़ा है तो इंडिया में मिस्टर अंबानी ने क्या करा था? मिस्टर अंबानी ने बोला था कि मेरे को ये गुड्स चाहिए, तो उन्हें चाइना से इंपोर्ट किया। अब बीच रास्ते में आके अंबानी को समझ में आया कि यार मेरे को अब इस गुड्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, अब मेरा तो काम हो गया, मेरे को तो इस बिजनेस में हाथ नहीं डालना, मेरे को तो ये गुड्स की रिक्वायरमेंट। तो एक नए प्लेयर आया, मिस्टर अडानी। मिस्टर अडानी ने बोला कि नहीं, मेरे को अभी ये गुड्स की रिक्वायरमेंट है। तो वो मिस्टर अंबानी को अडानी को पता था कि मिस्टर अंबानी ने ये ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके हैं, और उनको अब ये भी पता चल गया कि मिस्टर अंबानी को अब ये गुड्स की रिक्वायरमेंट है। तब ये जब बीच में था, हाई सीज में था, मीन समुद्र में था, जिसपे किसी का राइट नहीं है, जिस समुद्र पे किसी गवर्नमेंट का राइट नहीं, किसी कंट्री का राइट नहीं है, वहां पे था। तो उस केस में मिस्टर अंबानी और अडानी में क्या हो रही है? डील हो रही है कि एक काम कर, इंडिया में बैठे बैठे कि एक काम कर कि ये गुड्स है ना जो तेरा आ रहा है तो मेरे को दे दे, मेरे को रिक्वायरमेंट है, तेरे को तो है भी नहीं। तो अब तूने मान लो 10 CR में परचेस किया था,
तो फॉर एग्जाम्पल मान लो आज की प्राइस इसकी 12 CR हो गई है, तो तू 12 CR में दे दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तू 12 CR में दे दे, दोनों दोनों डील हो गई कि ठीक है 12 CR में तू मेरे से ले ले, ठीक है। तो क्या इस पे जीएसटी लगा दे क्या? नहीं, इस पे जीएसटी नहीं लेगा, नो जीएसटी इन हाई सी सेल्स। ठीक है, नो जीएसटी इन हाई सी सेल्स। अब जब ये गुड्स यहाँ पे मुंबई पोर्ट पे आएगा, मुंबई पोर्ट पे जब ये गुड्स आएगा, यहाँ पे अनलोड होगा, तो यहाँ पे क्या वेयर हाउस में पड़ा रहेगा, कुछ दिन वेयर हाउस में पड़ा रहेगा। फिर मिस्टर अडानी आएंगे, उस पर कस्टम ड्यूटी पे करेंगे, उस पर जो भी है नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स फाइल करने रहते हैं वो फाइल करेंगे, बिल ऑफ एंट्री फाइल करेंगे, और फिर उसके बाद ये गुड्स क्या कहाँ लेके जाएंगे, गुजरात में लेके जाएंगे। वो समझ लो उनकी गुजरात में फैक्ट्री है, गुजरात में फैक्ट्री है तो वहां लेके जाएंगे। तो अब जब वो लेने आएंगे ना, तब उनपे क्या लगाएंगे, कस्टम ड्यूटी, क्योंकि आपने क्या करा है, गुड्स इंपोर्ट किया है तो आप कस्टम ड्यूटी दो। उसके बाद हमने जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स को क्या माना था, इंटरस्टेट सप्लाई माना था, उस पर आईजीएसटी लगेगा, तो इंटरस्टेट सप्लाई मान लिया गया है तो इस पे आईजीएसटी भी दो, तो आपको कस्टम ड्यूटी भी देना है और आईजीएसटी भी देना है। कब देना है, जब आप घर लेके जाओगे, जब क्या मुंबई पोर्ट से आप अपनी फैक्ट्री में लेके जाओगे, तब आपको क्या देना है, आईजीएसटी भी देना है, कस्टम ड्यूटी भी देना है। बट ड्यूरिंग द हाई सी सेल्स, अगर आप कोई सेल कर देते हो हाई सी से, हाई सी में सेल करते हो, तो उस पे क्या होता है, नो जीएसटी, उस पे क्या करेंगे, जीएसटी नहीं। ये कब होगा, जब आप मुंबई पोर्ट पे ले आओगे, मुंबई पोर्ट से जब आप घर ले जा रहे होगे, तब आपसे कस्टम ड्यूटी भी लेंगे, तब आपसे जीएसटी भी लेंगे, ठीक है। बट आप अगर समुद्र में ही बेच देते हो तो वहां पे जीएसटी नहीं लेंगे। अब ये 8 सर्विस को याद करना अगर आपके लिए डिफिकल्ट होता है, तो आपके लिए एक मेमोरी टेक्निक। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर का क्या मर्डर किया, क्योंकि एम्प्लॉयर क्या करता है, बहुत काम कराता है, तो इसलिए एम्प्लॉयर का मर्डर कर दिया, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर का मर्डर कर दिया, और उसको क्या करा, मर्डर करके लैंड के नीचे दफना दिया, ठीक है। दफनाने के बाद ये सब किसने देख लिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने देख लिया, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने देख लिया तो उसको क्या करा, केस करवा दिया। तो बट कोर्ट ने क्या करा, कोर्ट ने एग्जाम कर दिया, एम्प्लॉय को क्या करा कि एग्जाम कर दिया कि तू जा, तेरे को कोई सजा नहीं होगी, तेरा जेन्युइन केस था। और जैसे ही कोर्ट ने एम्प्लॉय को रिहा कर दिया, तो उसकी क्या लग गई, लॉटरी लग गई। अब ये सारे पॉइंट्स आपको क्या होंगे, याद हो जाएंगे। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर का मर्डर करा, उसको लैंड के नीचे दफनाया, ये सब किसने देखा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने देख लिया, और दफनाने के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने देख लिया, केस करा तो कोर्ट ने उसको एग्जाम कर दिया, जिससे उसकी लॉटरी लग गई, ठीक है। मर्डर वाला जो है वो क्रिमेटोरियम हो गया, लैंड की सर्विस हो गई जो एग्जाम है, दफनाने वाला भी क्रिमेटोरियम, मोर्चरी, ट्रांसपोर्टेशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ गया, कोर्ट और ट्रिब्यूनल आ गया, और लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, ठीक। ठीक है, तो अब ये हमारे 8 पॉइंट यहाँ पे क्या हो गए, कवर हो गए, 8 पॉइंट क्या हो गए, कवर हो गए। शेड्यूल 3 कवर हो गया, शेड्यूल 2 ये तो कवर हो ही गया था। अब 7(1)(a) में क्या लिखा, 7(2)(b) को अपन एक बार और देख लेते हैं। 7(2)(b) में कि कौन कौन सी ऐसी सर्विस है जहां पे गवर्नमेंट पब्लिक अथॉरिटी एज ए इंगेज्ड। हमने ऊपर पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी अगर इंगेज्ड होती एज ए पब्लिक अथॉरिटी, तो उसमें सप्लाई नहीं माना जाएगा, सप्लाई नहीं माना जाएगा तो उस पर जीएसटी भी नहीं लगेगा। तो कौन कौन सी ऐसी सप्लाई है, अगर वो पंचायत और म्यूनिसिपलिटी वाला काम करे, पंचायत और म्यूनिसिपलिटी वाला काम करे, सर्विस बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू फंक्शन इंटरेस्टेड बाय एज अ पंचायत और म्यूनिसिपलिटी, तो उस केस में उसे सप्लाई नहीं मानेंगे, और सप्लाई नहीं मानेंगे तो उस पर जीएसटी भी नहीं लेंगे। मीन्स वहां पे गवर्नमेंट क्या एज अ पब्लिक अथॉरिटी इंगेज्ड। और एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस, अगर स्टेट गवर्नमेंट का राइट होता है एल्कोहलिक लिकर लाइसेंस देने का, जो हमारे ठेके होते हैं, तो वहां पे जो लाइसेंस चाहिए रहते हैं, उन्हें क्या चाहिए था, लाइसेंस चाहिए। बिना ऐसे बिना लाइसेंस के आप शराब नहीं बेच सकते, दारू नहीं बेच सकते, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। कौन देती है लाइसेंस, स्टेट गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, मोदी गवर्नमेंट नहीं देती। जैसे यूपी है तो योगी गवर्नमेंट देगी, एमपी है तो मदन मोहन गवर्नमेंट देगी, है ना, मदन मोहन लाल जो भी। तो उस केस में लाइसेंस लग, अब लाइसेंस लगा आपको, तो आपको कौन ने दिया, स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने आपको क्या दी, सर्विस दी, लाइसेंस दी, सर्विस दी आपको, तो उस पर क्या जीएसटी लग जाएगा, नहीं, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वो एज अ पब्लिक अथॉरिटी काम कर रही है गवर्नमेंट, तो वहां पे नो जीएसटी। अभी कुछ कुछ सप्लाई क्या सर्कुलर के अंडर कवर की, कि सर्कुलर प्रोवाइड करा दिया था, कहीं एक्ट में नहीं कि इससे सप्लाई नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, जैसे मान लो आप एक स्टेट में, मान लो मुंबई से आप कहाँ जा रहे हो, अहमदाबाद जा रहे हो, तो आपने क्या करा, बस करी होगी, ऑब्वियसली आप बस में जा रहे होंगे या ट्रेन में जा रहे होंगे, आप फॉर एग्जाम्पल बस में। तो अब ये बस जो है, फॉर एग्जाम्पल मुंबई में एक शोरूम था, वॉल्वो का शोरूम था,
और वो गुजरात में नहीं था, गुजरात में कहीं पे भी वॉल्वो के शोरूम, तो गुजरात के एक पर्सन को, बिजनेसमैन, बस की रिक्वायरमेंट थी, तो बस की रिक्वायरमेंट थी, वो मुंबई गया, मुंबई से वॉल्वो के शोरूम में गया, बस लेके गुजरात आ गया। तो ये क्या इंटरस्टेट सप्लाई हुआ, ऑब्वियसली इंटरस्टेट सप्लाई हुआ। बस का सप्लाई कहाँ हुआ, मुंबई से हुआ गुजरात में, ठीक है। तो इस पे जीएसटी लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने बस खरीदी। अब वो गुजरात में वो बस को क्या करेगा, घुमाएगा, गुजरात में क्या करेगा, अहमदाबाद से सूरत की सवारी बिठाएगा, सूरत से जामनगर की सर्विस सवारी बिठाएगा, तो वो गुजरात में। मान लो कोई एक बस ऑपरेटर था, उसने क्या करा, मुंबई से अहमदाबाद की बस चलाई, तो क्या अब ये बस जो दो स्टेट के बीच में जा रही, तो इस पे भी सप्लाई लगा दे, नहीं, इस पे नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक बार थोड़ी जा रही है, वो तो 365 दिन में 365 बार जाएगी, वहां जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, फिर जाएगी, तो ऐसे जितनी बार जाएगी क्या, उस पर जीएसटी लगाते रहेंगे, जितना कमाएगा उतना तो जीएसटी भर देगा। तो उसको सर्क्यूलर्स के रूप में वहां पे एग्जाम किया है कि अगर कोई बस जो क्या करती है, पैसेंजर को कैरी करती है, पैसेंजर को कैरी करती है, और वो मूवमेंट होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो उस केस में उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। और उसमें रखा सामान, सामान कौन सा, जैसे स्टेपनी है, जो नॉर्मल टूल्स है, रिग्स है, ऐसे कुछ जो बेसिक आइटम्स जो बस को चलाने के लिए रिक्वायरमेंट, पेट्रोल है, जो बस में पेट्रोल डीजल भरा रहता है, वो डीजल भी सप्लाई मान लिया जाएगा, नहीं, जो बस को चलाने के लिए नेसेसरी है उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। इंटरस्टेट मूवमेंट्स ऑफ वेरियस मोड ऑफ कन्वेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन ऑफ इंक्लूडिंग ट्रेन, बसेस, ट्रक्स, टैंकर, ट्रेलर्स, वेसल, कंटेनर्स, एयरक्राफ्ट, या फिर कोई जैसे प्लेन जा रहा है, तो एयरक्राफ्ट तो मीन्स मुंबई से मान लो जैसे ही अगर इंदौर आया, एमपी में आया, तो क्या सप्लाई लगा देंगे क्या, उसके करोड़ों के एयरक्राफ्ट को वापस सप्लाई, और फिर वापस से उठ के वो दिल्ली भी जा रहा है, तो फिर दिल्ली में लगा देंगे क्या, मतलब वो तो एक दिन में 5 बार तो जीएसटी दे रहा है, इंदौर आ रहा है, फिर इंदौर से दिल्ली जा रहा है, दिल्ली से उत्तराखंड जा रहा है, तो ऐसा जितना मूवमेंट करेगा उस पर तो जीएसटी लग जाएगा, तो नहीं, अगर पैसेंजर के लिए है तो इस केस में उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा, गुड्स और पैसेंजर, गुड्स या फिर पैसेंजर, ठीक है, या फिर बोथ भी हो सकता है। बस में क्या होता है, गुड्स भी होता है, पैसेंजर भी होता है। मान लो कि जो पोस्ट की सर्विस होती है, स्पीड पोस्ट की सर्विस होती है, तो बस में जाती है, ट्रेन में जाती है, तो उसका ट्रेन जा रही है तो क्या ट्रेन पे लगा देंगे, नहीं, ठीक है, एक्सेप्ट इन केस वेयर सच मूवमेंट और इज फॉर सर्वर सप्लाई, सेम। या फिर मान लो कि वो जो बिजनेसमैन था, गुजरात का जो बिजनेसमैन था, उसने क्या करा था, बस परचेज करी थी, और वो बस परचेज करके वो फर्दर सेल करने वाला, उसका बिजनेस ही था, वो क्या करता था, बसें खरीदता था, बेचता था, बसें खरीदता था, बेचता था। अब वॉल्वो की बस का ऑर्डर आया, तो उसने मुंबई से परचेज कर ली और सेल कर दी, तो उस पर जीएसटी लगे, क्योंकि उसने बिजनेस के लिए, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लिए, उसने क्या करा, फर्दर सप्लाई के लिए ऑफ सेम करना, ठीक है। इंटरस्टेट मूवमेंट्स ऑफ रिग्स, टूल्स, स्पेयर्स और ये सेम जो अपना क्या था, स्टेपनी वगैरह, ये सब, तो ये सब चीजें क्या हुई, हमारी कवर हो गई इसमें शेड्यूल, मतलब इसे नॉन सप्लाई माना गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है 7(1)(a). 7(1)(a) हमारा शेड्यूल टी में क्या लिखा है, कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है, सामने वाले को क्या कंफ्यूजन होता है कि मैं गुड्स बेच रहा हूँ कि सर्विस बेच रहा हूँ, तो मैं इसे जो सप्लाई कर रहा हूँ इसे गुड्स मानूं या सर्विस मानूं, गुड्स मानूं कि सर्विस मानूं। तो ऐसा कंफ्यूजन क्लियरिटी के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, एक सेक्शन लॉन्च किया कि अगर आप इन चीजों का सप्लाई करते हो तो ये गुड्स है, अगर इन चीजों का सप्लाई करते हो तो ये सर्विस है, मतलब क्लेरिफाई कर दिया। ऐसा कंफ्यूजन कहाँ होता है, आपको क्या लगता है कहाँ पे सर्विस होता है, ऐसा कहाँ पे ऐसा कंफ्यूजन होता है कि ये गुड्स भी मान सकते हैं, सर्विस भी मान सकते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, रेस्टोरेंट सर्विस। जब आप रेस्टोरेंट सर्विस लेते हो ना, मतलब रेस्टोरेंट में आप जब खाना खाने जाते हो तो उसे आप सर्विस मानोगे कि गुड्स मानोगे, है ना, आप उसे क्या मानोगे, गुड्स मानोगे कि सर्विस मानोगे, उसे आप गुड्स कैसे मान सकते हो, क्योंकि आप वहां पे वेजिटेबल्स ले रहे हो, आप उससे रोटी ले रहे हो, तो रोटी में क्या वेट होता है। अब यही वेट अगर आप नॉर्मल शॉप पे खरीदने जाओगे, नॉर्मली आप शॉप पे खरीदने जाओगे तो वो गुड्स माने जाएंगे, बट आप वहां रेस्टोरेंट में बैठे हो तो उसे गुड्स माने की सर्विस। क्या आप आटा ले रहे हो, नहीं, आप उससे रोटी ले रहे हो, आप उससे सब्जी ले रहे हो, तो ये क्या है, जो आप वेजिटेबल्स ले रहे हो, आप वहां पे सूप परचेस कर रहे हो, डेजर्ट परचेस कर रहे हो, आइसक्रीम परचेस कर रहे हो, तो ये जो है इसे आप गुड्स मानना चाहिए, नॉर्मली गुड मानना नहीं, बट इसे क्या है, सर्विस मानना। इसे गुड्स नहीं माना गया, इसे सर्विस माना। क्यों, क्योंकि आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाओ तो आप कोई सी भी रेस्टोरेंट में चले जाते हो क्या खाना खाने, नहीं, आप कहाँ जाते हो जहाँ एम्बियंस अच्छा,
जहाँ टेस्ट अच्छा हो, जहाँ पे लोकेलिटी अच्छी हो, कि मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पे यार बैठूं और खाना खाऊं तो यार सामने पुल हो, है ना, सामने डांस हो रहा हो, कोई गाना गा रहा हो। तो ऐसी जगह मैं एम्बियंस के लिए जा रहा हूँ, वहां पे वहां फील करने जा रहा हूँ, उस टेस्ट के लिए जा रहा हूँ जो शेफ बना रहा है। वो शेफ का टेस्ट बहुत अच्छा है। वो सब्जी तो आपको घर पे भी मिल सकती है ना, आप क्यों जा रहे हो वहाँ? गुड्स के लिए जा रहे हो तो आप घर पे ही मिल रहा है ना, क्यों आप बाजार से ले आओ ना। बट आप उस रेस्टोरेंट पर्टिकुलरली उस रेस्टोरेंट में इसलिए जा रहे हो क्योंकि वहाँ का एम्बियंस अच्छा है, वहाँ का टेस्ट अच्छा है, तो इस कारण से आप सर्विस लेने जा रहे हो, तो उसे क्या आप सर्विस मानोगे। इसमें कंफ्यूजन काफी होता है, कई बार लोग इसे गुड्स मानते थे सर्विस मानते थे, तो इसे क्लियर कर दिया कि सर्विस, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जहाँ पे गुड्स मतलब क्लेरिफाई कर दिया कि इसे आप गुड्स मानना है, इसे आप सर्विस मानना, ठीक है। तो अब वो क्लेरिफिकेशन अपन पढ़ेंगे, ठीक है। Subject to subsection 1, 1A and 2, government may, on the recommendation of the council, specify by notification the transactions that are covered treated as either goods, supply of goods, and not as supply of service, and supply of service not as supply of goods. अब ऐसे कौन से हैं? वो शेड्यूल 2 में लिखे। शेड्यूल 1 क्या था कि आप पैसे नहीं दे रहे, विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई कर रहे हो तो भी आप सप्लाई माने जाओ। शेड्यूल 2 क्या है? शेड्यूल 2 वो है जो या तो गुड्स माने जाएंगे या सर्विस माने जाएंगे। शेड्यूल 3 क्या है? जहां पे आपको सप्लाई ही नहीं मानना है, चाहे कंसिडरेशन हो या नहीं हो, ठीक है। 1 में कंसिडरेशन नहीं है और सप्लाई मानना है, 3 में कंसिडरेशन हो या ना हो सप्लाई नहीं मानना है, ठीक है। और 2 में या तो गुड्स मानना है या सर्विस मानना है। अब अगर टाइटल इन गुड्स में ट्रांसफर होगा, मीन्स मान लो आपके घर में कोई कार रखी, वो कार घर की तो आपकी पर्सनल एसेट है। अगर मान लो कोई बिजनेस में कोई एसेट रखी, आपकी बिजनेस एसेट आप सेल करते हो, बिजनेस में से गुड्स सेल कर रहे हो, तो अगर उसका टाइटल आप रिलिंक्विश कर मीन्स अब से वो मेरा गुड्स मेरे ऑनरशिप में आएगा ही नहीं, मतलब मेरी उस पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म हो गई, तो उसे क्या मानेंगे? ट्रांसफर ऑफ गुड्स मानेंगे। उसे क्या मानेंगे? ट्रांसफर ऑफ गुड्स मानेंगे, क्योंकि आप टाइटल वहां पे रिलिंक्विश कर रहे हो। टाइटल इन गुड्स अंडर एनी एग्रीमेंट दैट प्रॉपर्टी शेल पास एट फ्यूचर डेट। आप बोल रहे हो कि यार 2 महीने बाद ये जो भी है गुड्स मेरे यहाँ से ले जाना, 2 महीने मेरे को लगेंगे इसको मैन्युफैक्चर करने में, या फिर एक काम कर 2 महीने तू मेरे पास रखे रहते इस मशीन को, 2 महीने मेरा काम है, 2 महीने बाद तू मेरे बिजनेस बंद कर रहा हूँ तो तू फिर 2 महीने बाद ले जाए। तो उसमें क्या होगा? टाइटल ऑफ गुड्स माना जाएगा। क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ गुड्स माना जाएगा, ठीक है। या फिर आप उसको शेयर दे रहे हो, आप क्या बोल रहे हो कि एक काम कर, ये मशीन तू भी यूज कर और मुझे भी यूज करने दे, है ना, तू भी यूज कर मुझे भी यूज करने दे, और बदले में तो इसके बदले क्या करना? मुझे रेंट दे दे। रेंट दे देना, तो इस केस में इसमें क्या माना जाएगा? सर्विस माना जाएगा। इसे क्या माना जाएगा? सर्विस माना जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या लें? एग्जाम्पल लेते हैं, एक कोई पैसेंजर सर्विस देता था, नॉर्मली कार सर्विस देता था, कि किसी भी कंपनी को या पर्सन को कार चाहिए तो एक काम करना, मेरे पास आके ले लो, ठीक। एक पर्सन आया, वो कुछ टाइम के लिए एक काम करा, कार ले गया तो कितने दिए उन्होंने? 5000 दिए होंगे, 6000, जो भी अमाउंट दिया XYZ, तो उस XYZ को सप्लाई माना जाएगा। और क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, क्योंकि कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो गुड्स लेके जा रहा है, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो क्या कर रहा है? कार लेके जा रहा है। लेकिन अगर यही कार अगर सेल कर दी होती तो ये क्या होता? रिलिंक्विश कर दिया। टाइटल क्या कर दिया? रिलिंक्विश कर दिया, तो इसे क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ठीक। अगर लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है और लैंड एंड बिल्डिंग का क्या हो रहा है? लीज हो रहा है या फिर रेंटल हो रहा है। लीज हो रहा है या रेंटल हो रहा है, आपने रेंट पे कोई बिल्डिंग ले ली या फिर रूम ले लिया, तो उसमें क्या होगा? सर्विस मानी जाएगी। आपने परचेस नहीं किया ना, परचेस होता तो वो फिर पहली बात तो सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग तो क्या है? नॉन सप्लाई में कवर है, शेड्यूल 3 में कवर है, तो वहां पे तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप रेंट पे ले रहे हो, आप अगर उसे लीज पे ले रहे हो, तो उस केस में उसे सर्विस माना गया है, उस पर जीएसटी लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपने रेंट पे लिया, सेल नहीं हुआ, रेंट पे लिया, ठीक है। लीज टेनेंसी इजमेंट लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, लीज लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और बिजनेस कॉमर्स होली और पार्टली। आपने हाफ लिया या फुल लिया? आपने हाफ बिल्डिंग लिए तो भी सर्विस लिए, आपने फुल बिल्डिंग लिए तो भी आपने सर्विस ली है, और उस पर आपको एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। जो भी सप्लायर हो, आपको नहीं देना, सप्लायर को देना, ठीक। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस अप्लाइड ऑन अनदर पर्सन ऑफ गुड्स। मान लो क्या होता है, जैसे कंपनी नाइकी, नाइकी क्या करती है? नाइकी खुद नहीं बनाती शूज, खुद नहीं बनाती, वो क्या करती है?
दूसरे पर्सन से शूज एक्वायर करती है और वो शूज को क्या करती है, वो फर्दर सेल करती है ना, अक्वायर करके फिर लोगो उस पर क्या करती है, अपना लोगो प्रिंट करती है और फिर सेल करती है, लोगो प्रिंट करती है और सेल करती है। तो इसमें उसका तो कुछ भी नहीं है, वो क्या कर रही है, गुड्स परचेज कर रही है, लोगो भी किसी और से प्रिंट करवा रही है और फिर सेल कर रही है। अब मान लो उसने क्या करा, शूज अक्वायर कर लिया, 1000 यूनिट्स ऑफ शूज उन्होंने अक्वायर कर, अब तो उसकी हो गई है। हाँ, अब उसने क्या करा कि सामने वाले को बोला ये शूज क्या करे, जॉब वर्कर को दिए और बोला कि एक काम कर, इस पे नाइकी का लोगो लगा दे और फिर मुझे दे दे और फिर मैं सेल करूंगा इसको, ठीक है। तो इसमें क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस है कि गुड्स है। क्या वो शूज बेच रहा है, जो लोगो प्रिंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, शूज सेल कर रहा है क्या नाइकी को, नहीं, वो क्या कर रहा है, अपने लोगो का प्रिंट सेल कर रहा है कि मैं लोगो प्रिंट करूंगा, मेरी जो प्रिंटिंग सर्विस है वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है ना, इसका इंक फैलता नहीं है, तो ये प्रिंटिंग सर्विस दे रहा है, ठीक है। किसी और के गुड्स पे अगर कोई कोई काम कर रहा है तो वो गुड्स सेल नहीं कर रहा है, वो अपनी सर्विस उस गुड्स पे डाल रहा है, ठीक है, तो सर्विस सेल कर रहा है। तो अगर जॉब वर्क वाली सर्विस है तो सर्विस मानेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ और प्रोसेस अप्लाई टू अनदर पर्सन, क्योंकि वो तो गुड्स तो नाइकी का था ना, शूज तो नाइकी के थे, है ना, और नाइकी किन्ने क्या बोला कि प्रिंट मार दे, मेरा लोगो प्रिंट मार दे तू, ठीक है। गुड्स फार्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट आर ट्रांसफर्ड डिस्पोज ऑफ बाय अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस सो इज नो लॉन्गर दो। ये एग्जांपल हम ऑलरेडी ले चुके हैं। कोई अगर कोई आपकी असेट डिस्पोज ऑफ कर रहा है, बेटा भाई अपनी मशीन डिस्पोज ऑफ कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बंद कर रहे थे, तो उसे क्या मानेंगे, उसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ना कि सप्लाई ऑफ सर्विस। या फिर आप अगर कोई अपनी बिजनेस असेट ही सेल कर देते, मोटा भाई अगर वो मशीन सेल ही कर दे तो उसे क्या मानेंगे, गुड्स ही मानेंगे ना, सर्विस क्यों मानेंगे, उसे गुड्स मानेंगे। गुड्स हेल्ड यूज फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज are made available to any person for use or for any purpose other than business under direction of person carrying on the business। मोटा भाई क्या बोला, सेम कि मशीन तो यूज कर ले, एक काम कर 2 साल के लिए तू मशीन यूज कर ले, इसके बदले 2 साल का तू रेंट दे दे, या जो भी हमारा सर्विस चार्ज बनता है वो दे देना। तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा, लगेगा। क्या मानेंगे, गुड्स मानेंगे, सर्विस मानेंगे, सर्विस मानेंगे, क्योंकि ये सेल नहीं हुआ, ये कुछ पीरियड्स के लिए आपको गुड्स मिला है, कुछ पीरियड्स के लिए आपको एसेट मिली है। फुल टाइम के लिए अगर टाइटल ही रिलिंक्विश हो जाता तो गुड्स मान लेते हैं ना उसको, ठीक है, ठीक है। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ असेट ऑफ एनी बिजनेस कैरिड और बाय एनी पर्सन हु सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड। इसका सिंपल सा अंतर है, सप्लाइड बाय हिम कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक है मोनो लिमिटेड, मोनो लिमिटेड ने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट किया, है ना, बिजनेस स्टार्ट किया, उसने क्या करा, असेट परचेस करी, 1 जनवरी 2024 को उसने बिजनेस स्टार्ट किया, असेट परचेस करी, ठीक है, कितने की परचेस करी, 10 लाख की, उस पर जीएसटी पे करके आए 2,80,000, ठीक है, टोटल इनको असेट पर 12.80 लाख। अब इनने जनवरी में खूब अच्छा कमाया, 1 जनवरी से 31 जनवरी में इनने खूब कमाया, ठीक है, और इतना कमाया कि इन पे जीएसटी की लाइबिलिटी आ गई, ठीक है, जीएसटी की लाइबिलिटी कितनी आ गई, 5 लाख रुपए इन पे जीएसटी भरने का है। तो मोनो लिमिटेड ने क्या बोला कि मैं 2,80,000 तो ऑलरेडी मशीन के पे करके आया हूं, तो 2.80 लाख तो मैं सीधे सीधे माइनस कर दूंगा, तो आपके कितने बचेंगे, 2.20 लाख क्या होंगे, आपकी नेट टैक्स पेबल आएगी, है ना। ये क्या है, आपका आउटपुट लाइबिलिटी, हमको इतना भरना था लेकिन हम इतना भर के आए थे, तो इसे क्या कहेंगे, आईटीसी, ठीक है, इतनी हमको क्या आईटीसी मिल जाएगी, तो आईटीसी मिल जाएगी, तो अब हम इस पे नेट टैक्स पेबल कितना होगा, 2.20। फरवरी में आते हैं तो भाई सब ठंडे हो गए, हमारे जो भी मोनो लिमिटेड थे वो क्या हो गए, लॉस इनकर करने लग गए, है ना। और मार्च तक आते आते इनने तो अपना बिजनेस ही क्लोज डाउन करने का सोच लिया कि क्लोज कर रहे हैं, वी आर क्लोजिंग द बिजनेस, ठीक है, ठीक है, बिजनेस हम बंद कर देंगे। तब जिस दिन इनने सोचा, मार्च में इनने सोचा कि 31 मार्च को इनने सोचा कि हम हमारा बिजनेस बंद करने जा रहे हैं इसी फाइनेंशियल ईयर में,
तो अब एक काम करते हैं, हमारे पास कुछ गुड्स तो बचा नहीं, हमने सब बेच बस दिया था, जनवरी में ही खत्म हो गया था। उसके बाद ऑर्डर नहीं आया तो हमने परचेज भी नहीं करा, फरवरी में हम लॉस इनकर किया, हमारी सैलरी बटी, इलेक्ट्रिसिटी बटी, रेंट गया, तो हमारा लॉस हुआ, मार्च में भी नहीं चला। तो अब एक काम करते हैं, बंद कर देते, ठीक है, बंद कर देते हैं। तो अब जैसे ही 31 मार्च 24 को इन्होंने सोचा कि बंद कर दे, तो जो इनने परचेस करी थी ना असेट, जो इनने मशीन परचेस करी थी और जिसपे 2,80,000 का इनने आईटीसी ले लिया था, अब इनको क्या करना पड़ेगा, ये सप्लाई मान लिया जाएगा। किसको मान लिया जाएगा? मोनू लिमिटेड से, मोनू लिमिटेड जो कंपनी थी इसकी, उससे किसको सप्लाई मान लिया जाएगा? मोनू को सप्लाई मान लिया जाएगा कि मोनू लिमिटेड ने मोनू को सप्लाई किया। क्या सप्लाई किया? मशीन सप्लाई की। कितने की सप्लाई की? मान लो ये जो 10 लाख की सप्लाई की थी, मान लो आज इसकी वैल्यू 9 लाख रह गई, तो 9 लाख की सप्लाई मान ली जाएगी और 9 लाख पे 28% के रेट से जीएसटी किसको देना पड़ेगा? मोनू लिमिटेड को देना पड़ेगा। 28% कितना हो गया? 2,52,000 क्या करना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, किसको देना पड़ेगा? मोनू को देना, मोनू लिमिटेड को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा ही होता है जब भी आप बिजनेस बंद करने जाते हो, तो जो भी असेट पड़ी आपके है, जो भी बिजनेस में असेट पड़ी है, वो सप्लाई मान ली जाती है, और उस केस में कंपनी को क्या देना पड़ता है? जीएसटी देना पड़ता है। ठीक है, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ असेट ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय एनी पर्सन हु सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। मतलब वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है, क्योंकि बंद हो गया ना, बिजनेस ही बंद कर दिया, तो वो टैक्सेबल पर्सन ही नहीं है। shall be deemed to be supplied by him in course or furtherance of business immediately before he ceases to be a taxable person। जिस दिन वो बोल दिया है कि मैं आज बिजनेस बंद कर रहा हूँ, उस दिन वो क्या मान लेंगे? उसे सप्लाई मान लेंगे। और सप्लाई क्या मानेंगे? गुड्स मानेंगे, सर्विस नहीं मानेंगे। ठीक है, सप्लाई क्या मान लेंगे? गुड्स मान लेंगे। एक्सेप्शन क्या है इसके? बिजनेस ट्रांसफर्ड इज द गोइंग कंसर्न। एक्सेप्शन क्या है इसके? कि मान लो मोनू लिमिटेड ने क्या बोला कि एक काम कर, ये बिजनेस है, ये बिजनेस एज इट इज सोनू लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया, तो उस केस में सप्लाई नहीं मानेंगे। उस केस में एज इट इज सोनू लिमिटेड चलाएगा, ऑनरशिप बदल गई, अब सोनू लिमिटेड क्या करेगा? मोनू लिमिटेड को कंट्रोल करेगा। ठीक है, मतलब सोनू लिमिटेड का हो गया बिजनेस। बिजनेस कैरिड ऑन बाय एनी पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। अब क्या हुआ? मोनू लिमिटेड, एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मोनू लिमिटेड बीमार पड़ गया, वो बोल रहा है कि मेरे से तो बिजनेस नहीं चल पाएगा, मैं अच्छा चला है जनवरी में, बट फरवरी मार्च में तो मेरी तबियत खराब हो गई, मेरे से बिजनेस आगे चलेगा नहीं। तो मोनू लिमिटेड का एक लड़का था, नाटू लिमिटेड, तो नाटू लिमिटेड ने क्या बोला कि काम करो, मैं चलाऊंगा पापा, इसे मैं चलाऊंगा इस बिजनेस को। तो अब इसमें क्या हुआ? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव आ गया, उसमें बच्चा आ गया, तो बिजनेस क्या किसी को बेचा नहीं, उसमें है वो सोनू मोनू लिमिटेड का ही है बिजनेस, बट क्या कर रहा है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव चला रहा है, बच्चा चला रहा है उसको, तो उस केस में भी इसे सप्लाई नहीं मानी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का हमने ले रखा है। कोई आपने घर कंस्ट्रक्शन के लिए दिया, आपने बोला कि यार मेरे लिए कंस्ट्रक्शन सर्विस दे दो, तो ये क्या कंस्ट्रक्शन सर्विस आपको कोई दे रहा है? जैसे डीएलएफ घर बना के देता, तो कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा है डीएलएफ आपके लिए। क्या आपको रेत गिट्टी सीमेंट सरिया दे रहा है? नहीं, आपके लिए मकान दे रहा है। तो मकान क्या है? सर्विस। कंस्ट्रक्शन क्या है? सर्विस है। टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्शन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंपनी क्या देती है आपको? सर्विस देती है ना। एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एनी एक्ट और टू टॉलरेट एनी एक्ट और सिचुएशन और टू डू एनी एक्ट। मिस आप क्या कर रहे हो? सामने वाले को बोल रहे हो कि काम करिए, मेरे लिए एक्ट तू कर, या फिर मैं कुछ एक्ट करूंगा बट तू उसे टॉलरेट कर। ऐसा कहाँ होता है? टॉलरेट आज की तारीख में टॉलरेट तो कोई भी नहीं करता है। इसका एग्जाम्पल नहीं है अभी, टॉलरेट वाला एग्जाम्पल तो नहीं। ट्रांसफर ऑफ द राइट टू यूज ऑफ गुड्स एंड, सामने वाले को बोला कि ये काम कर तुम कुछ टाइम के लिए, जैसे हमारे कार कुछ टाइम के लिए सामने वाले के पास जा रही थी, जूम कार पे क्या होता है कि कार सामने वाली ले जाती है, तो वो क्या सर्विस है, क्योंकि आप सेल नहीं कर रहे हो ना। कंपोजिट सप्लाई, अगर आप कंपोजिट सप्लाई कर रहे हो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का कंपोजिट सप्लाई हो रहा है, तो उसे सर्विस मानेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और एनी डे, ठीक है, तो इसे क्या मानेंगे? सर्विस मानेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एनी इन अनइनकॉर्पोरेट एसोसिएशन टू इज और अ बॉडी ऑफ पर्सन टू अ मेंबर। इसमें क्या हो रहा है कि कोई एसोसिएशन अपने मेंबर को सप्लाई कर रहा है। क्या सप्लाई कर रहा है? गुड सप्लाई कर रहा है फॉर अ कैश और डेफर पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो उसे क्या मानेंगे? गुड्स मानेंगे। ठीक है, अब एक लास्ट टॉपिक बचा हमारा कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई।
कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई का क्या सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर, अब ऐसा क्या हुआ कि कई बार एक गवर्नमेंट ने कंसेप्ट बनाया, गवर्नमेंट ने क्या बनाया, मार्केट में चल रहा था, आपने मोबाइल परचेस किया होगा, मोबाइल परचेस किया तो मोबाइल में क्या आता है, मोबाइल में क्या आता है, बॉक्स में क्या क्या आता है, इंक्लूड, जब भी आप ऑनलाइन विजिट करोगे तो वहां पे ये लाइन लिखी आती है कि बॉक्स इंक्लूड, बॉक्स में क्या आता है, मोबाइल आता है, चार्जर आता है, आजकल कवर भी आता है, मान लो थोड़ा पुराने जमाने में जाएं तो ईयरफोन भी आता, ठीक है, और क्या आता है, यूजर मैनुअल आता है, यूजर, ठीक है, ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। मान लो मोबाइल पे जो जीएसटी रेट है और ये जो ये कम्बो आता है, मान लो ये कॉम्बो जो आता है, ये बॉक्स, ये कितने का आता है, 25,000 का आता है, ठीक है ना, सेपरेट प्राइस नहीं देते, ये सीधे 25,000 बोल देते कि 25,000 का आएगा। मान लो उस समय मोबाइल का जो जीएसटी रेट है वो मान लो 18% है, ठीक है, चार्जर का है 28%, कवर का लेट से 12%, ईयरफोन का है लेट से 28% और यूजर मैनुअल लेट सपोज 5%, ठीक है, ये रेट ये आइटम है। तो अब जो ये 25,000 है ना, तो हमको जीएसटी रेट की लिस्ट दे रखी थी कि आप अगर ये गुड सेल करोगे तो ये रेट लगेगा, आप अगर ये गुड सेल करोगे तो ये रेट लगेगा, मोबाइल सेल करोगे तो 18% लगेगा, चार्जर सेल करोगे 28% लगेगा, कवर करोगे तो 12% लगेगा, ईयरफोन करोगे तो 28% लगेगा और यूजर मैनुअल करोगे तो 5% लगेगा। तो ऐसे करके इन्हें रेट दे रखा। अब बॉक्स में तो इनने पूरा सब कुछ एक दे दिया और प्राइस भी एक दे दिया, तो अब मैं क्या करूं, या तो सबकी प्राइस अलग अलग मैं एलोकेट कर रहा हूँ, सामने से बोलूं कि यार ये तो एलोकेट करना पड़ेगा तब जाके जीएसटी भराएगा, है ना, या फिर किस रेट से लगा। तो इसमें क्या आता है, कंसेप्ट आता है कंपोजिट सप्लाई का, कि अगर कोई सप्लाई है वो क्या है, नेचुरली बंडल्ड है, नेचुरली बंडल्ड है मीन्स उसके साथ वो नेचुरली हम सप्लाई कर रहे हैं, कोई भी जो सप्लायर है वो नेचुरली सप्लाई कर रहे हैं। अब यार मोबाइल के साथ चार्जर तो होना ही चाहिए, कवर भी होना ही चाहिए, क्यों, क्योंकि मोबाइल के बिना मोबाइल के बिना चार्जर क्या करेगा, चार्जर के बिना मोबाइल क्या करेगा, आपको मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर तो चाहिए ही चाहिए, है ना, ईयरफोन भी चाहिए यार, कि वो भी कवर भी, वो भी चाहिए कि कवर सेफ्टी के लिए। तो नेचुरली बंडल्ड मीन्स एक से एक जुड़े में, अगर चार्जर हटा दो तो मोबाइल कुछ टाइम तक चलेगा और एक दिन बाद बंद हो जाएगा, फिर सालों तक वो काम ही नहीं आएगा, तो उसके साथ चार्जर देना जरूरी है। कार के साथ स्टेपनी देना जरूरी है, कहीं पंचर होगी तो स्टेपनी लगा तो लेगा इंसान। तो ये क्या नेचुरली बंडल्ड है, ये सर्विस क्या है, नेचुरली बंडल्ड। अब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो खाना खाते हो, वहां पे गंदा करते हो, कई बार टेबल्स गंदी हो जाती है, आप खाना खाते हो टेबल्स गंदी हो जाती है, बर्तन गंदे हो जाते, तो क्या आप धो के आते हो, नहीं, वो नेचुरली बंडल्ड सर्विस, कि आप खाना खा रहे हो तो प्लेट्स जो है हम भी प्रोवाइड कराएंगे, खाने के साथ साथ प्लेट्स भी हम देंगे, आप यहाँ पे कुछ वो जो क्लीनिंग की सर्विस रहेगी, अगर आप कुछ गंदा होता तो क्लीनिंग सर्विस भी हम ही देंगे, वो प्लेट्स जो साफ होगी वो भी हम खुद करवाएंगे। तो सब बंडल्ड है, सर्विस क्या नेचुरली बंडल्ड है। तो ये जब नेचुरली बंडल्ड है तो उस केस में हम ये देखेंगे कि प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, इसमें इस पूरे बॉक्स में सबसे मेन आइटम क्या है, सबसे मेन आइटम है मोबाइल, कि अगर मोबाइल है तो ही ये काम का है बक्सा, नहीं तो ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो मोबाइल यहाँ पे सबसे मेन है, तो मोबाइल का रेट क्या है, मोबाइल का रेट है यहाँ पे 18%, ठीक है, 18% है मोबाइल का रेट, तो हम 18% इस पे क्या लगाएंगे, जीएसटी लगाएंगे। 25,000 पे हम ना 28% लगाएंगे, ना 12% लगाएंगे, ना 28%, ना 5%,
मेन इसमें आइटम 18% की है, तो हम इस पे क्या लगाएंगे, 18% हम क्या करेंगे, जीएसटी लगा देंगे। अब 20,000 का 18% जो भी आएगा 3600, 4500, ठीक है। जीएसटी इस पे क्या लगेगा, 25,000 प्लस 4,500, तो टोटल क्या हो जाएगी आपके मोबाइल की प्राइस 29,500, ठीक ठीक है। तो ये कंपोजिट सप्लाई हो। अब हमारे इंडियन प्लेयर्स जो होते हैं, जो हमारे इंडियन जो बिजनेसमैन होते हैं, वो बड़े खिलाड़ी होते हैं, वो क्या करते हैं कि यार अगर बॉक्स में बना के बेचते हैं तो जीएसटी प्रिंसिपल सप्लाई का लगता है। तो एक काम करो, एक बॉक्स हम भी बनाएंगे, बड़ा सारा बॉक्स बनाएंगे। एक बॉक्स हम भी बनाएंगे। इस बॉक्स में एक काम करो, एक डालो कार। क्या डालो, यार कार आने भी, हाँ, चलो ये कार है। कार के साथ साथ इसमें क्या डालो, कॉस्मेटिक आइटम डालो। ठीक है, इसमें और क्या डालो, क्लॉथ्स डालो। और क्या डालो, है ना, इसमें और डालो, अल्कोहल डाल दो एक काम पर। चलो ये 4 आइटम का हम बॉक्स बनाते हैं, और अल्कोहल में डालेंगे हम, अच्छे लोग हैं हम, चॉकलेट डाल देते हैं। ठीक है, ये 4 चीज, और कार तो है ही सही। ठीक है, अब इन चारों का रेट जो है जीएसटी में डिफाइंड है। मान लो कॉस्मेटिक का 18%, क्लॉथ्स का है 5%, चॉकलेट का अगेन 5%, और कार का है 28%। अब एक काम करो, ये जो बॉक्स है इसका हम एक्चुअल प्राइस चार्ज करेंगे। कंसिडरेशन तो हम टोटल जो है, मान लो 50 लाख की कार है, चॉकलेट 1,000 की है, क्लॉथ 1,000 के हैं, और कॉस्मेटिक आइटम जो भी है 5,000 की। मान लो 50 लाख की कार है, और अदर आइटम 10 लाख की, तो टोटल प्राइस सामने वाले ने बाइफर्केशन कुछ नहीं दिया, बोल दिया 60 लाख का ये पूरा बक्सा है। ये जो है बक्सा, ये बॉक्स जो है वो आपको मिलेगा 60 लाख में। ठीक है, गवर्नमेंट अगेन आ गई इसमें, बोले कि जीएसटी देना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला हम तो बॉक्स में देते हैं, बॉक्स में देते हैं, तो कंपोजिट सप्लाई हो गई। और कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल सप्लाई का हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल सप्लाई का जीएसटी लगाएंगे। अब प्रिंसिपल सप्लाई हमारा मेन सप्लाई जो है, हम सामने वाले को क्लॉथ बेचने की इंटेंशन से ये बॉक्स बनाया था कि हमारा कपड़ा बिके। हमारा कपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकना, तो हम कपड़ा बेचना चाहते हैं, और हमारा मेन सप्लाई जो है वो है, क्या है, क्लॉथ है। ऐसा कौन बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है नाइकी। नाइकी नहीं, नाइकी कपड़े भी बेचता ना, हाँ नाइकी, चलो नाइकी बोल रहा है। ठीक है, बोले हम तो कपड़े के लिए जाने जाते हैं, तो हम तो कपड़ा बेचते हैं, हमारा मेन सप्लाई क्या है, क्लॉथ है।
तो एक काम करो, मेन सप्लाई का रेट लगा दो इस पे 60 लाख पे इंटू 5%। ठीक है, 5% कितना है, जितना भी आया 3 लाख, इस पे 5% से जीएसटी लग जाएगा। एक इसमें अपन चेंज करते हैं एग्जांपल में, कार्स को 18% कर देते, एक्चुअल में है नहीं पर अपन इसको कर देते हैं कि 18% कर दिया, और क्लॉथ चॉकलेट को अपन 28% कर देते, ठीक है, ऐसा कर दिया। तो अब क्या हुआ, इस केस में नाइकी ने बोला कि हमारा मेन सप्लाई तो क्लॉथ है, तो उस पर तो 5% टैक्स है, तो हम तो 5% टैक्स भर देते हैं आपको और यहाँ पे छूट जाते। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हम पागल है क्या, हम पागल है क्या, ऐसा तुम तो हर चीज के साथ करने लग गए। मैंने तो कंपोजिट सप्लाई के लिए बोला था, जहां नेचुरली बंडल्ड है, मोबाइल नेचुरली बंडल था, कार में स्टेपनी सर्विस, स्टेपनी जो थी वो नेचुरली बंडल थी। यहाँ पे क्या नेचुरली बंडल है, यहाँ पे कोई नेचुरली बंडल्ड ही नहीं है सर्विसेज, ये सब अलग अलग है ना। कार के साथ अगर आप स्टेपनी देते हो तो कोई अलग बात है, कॉस्मेटिक आइटम कौन देता है, कार के साथ कॉस्मेटिक आइटम कोई देता है क्या, क्या बिना कॉस्मेटिक आइटम के कार चल जाएगी, क्या चल जाएगी। कॉस्मेटिक आइटम ऐसा क्या रिक्वायरमेंट है क्या, बिना कॉस्मेटिक आइटम के कार चल ही नहीं सकती, आगे बढ़ ही नहीं सकती, नहीं, कॉस्मेटिक आइटम के बिना भी कार आगे बढ़ सकती है। तो ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है, सिंस ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है तो ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है, और अगर ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है तो इसे हम मानेंगे मिक्स्ड सप्लाई। क्या मानेंगे, मिक्स सप्लाई। तो उधर से बिजनेसमैन में आया कि हाँ यार हम ठीक है, चलो अब चोरी कर रहे थे तो चलो मिक्स सप्लाई है, तो जो कार का रेट है 18%, तो 60 लाख पे एक काम करो दे दो। मेन तो कार का ही प्राइस है इन सब में, बाकी सब तो 5-5, 10-10 हजार के आइटम है, तो एक काम करो 60 लाख पे 18% दे दो। पर गवर्नमेंट यहाँ पे भी नहीं छोड़, तुमने हमको पागल बनाया, अब हम तुमको बनाएंगे, अब आपको 18% नहीं लगे, अब आपको लगेगा 28%। सिंस ये मिक्स्ड सप्लाई है तो मिक्स्ड सप्लाई में जो भी रेट हाईएस्ट रहेगा, हाईएस्ट रेट वुड बी एप्लीकेबल। अब इस सप्लाई में हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट है हमारा 28%। सिंस हाईएस्ट 28% है तो अब 28% लगेगा, और अब इस 60 लाख पे आपको 28% से देना है, ठीक है। आप अब भूल जाओ, ये सारा भूल जाओ, अब आपको 60 लाख पे 28% से देना पड़ेगा, ठीक है। आपने चोरी करने की सोची और आप क्या हो गए हो, आप कंगाल हो गए हो। 60 लाख इंटू 28%, तो ये हो गया 16,80,000, ठीक है। अब आपको इतना जीएसटी पे करना है, ठीक है। तो आपके साथ चोट हो गई, ठीक है। कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजिंग 2 और मोर सप्लाई ऑन वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई, क्या एक क्या है उसमें, प्रिंसिपल सप्लाई shall be treated as supply of such principal supply which is naturally bundled. A principal predominant supply and other are ancillary supply, ठीक है। और टैक्स रेट किसका रहेगा, प्रिंसिपल सप्लाई का रहेगा। मींस मेन सप्लाई क्या है, प्रीडोमिनेंट सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई यार प्रीडोमिनेंट मींस वो डोमिनेट करती, कार और स्टेपनी में कार डोमिनेट करती, मोबाइल चार्जर में मोबाइल डोमिनेट करती, तो जो डोमिनेट पोजीशन पे है उसे हम सप्लाई मानेंगे और उसका टैक्स रेट रहेंगे। और जो अगर इसके अलावा भी अगर आप कोई गेम खेलते हो तो उसे मिक्स सप्लाई मान लिया जाएगा, और मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट अप्लाई होगा, जो कि कंपोजिट सप्लाई नहीं है उसे मिक्स सप्लाई माना जाएगा। अब कंपोजिट सप्लाई के एग्जांपल क्या है, मोबाइल चार्जर, मशीन एंड कंपलसरी इंस्टॉलेशन सर्विस। कुछ कुछ ऐसी मशीन होती है कि बिना इंस्टॉलेशन के हम उसको काम ही नहीं कर सकते। मान लो आपने एसी परचेस किया, तो आप एसी खुद लगा सकते हो क्या, नहीं। आपको क्या होता है, मशीन जो जहां से आप परचेस करते हैं वहीं से मैकेनिक आता है, वो खुद इंस्टॉल करके जाता है, और वो क्या 25,000 में आपने जैसे फॉर एग्जांपल एसी लिया, तो वो 25,000 में सर्विस का भी चार्ज देता है, आपको पता नहीं रहता, ठीक है। तो वो 25,000 में सर्विस भी ले रहा है, एसी भी दे रहा है। तो प्रीडोमिनेंट क्या है, आपने सर्विस के लिए एसी खरीदा है कि एसी के लिए सर्विस ली, एसी के लिए सर्विस ली, तो अब एसी का जो रेट है वही आपका एप्लीकेबल रहेगा पूरे बंडल सर्विस पे, ठीक है। या फिर आप वो जो वॉशिंग मशीन है वो खरीदते हो, तो उसमें भी वॉशिंग मशीन घर आता है, पूरा इंस्टॉल करके जाता है, तो वो सब चीजें क्या है, कंपोजिट सप्लाई। कार अलॉन्ग विथ एसेसरी, कार के साथ बहुत सारी एसेसरीज आती है, तो उस केस में भी आप क्या करो,
उसे कंपलसरी कंपोजिट सप्लाई मान लो। कार अलॉन्ग विद वॉशिंग मशीन, कार और वॉशिंग मशीन का कोई लेन देन है क्या? नहीं। क्लॉथ अलॉन्ग विद परफ्यूम, क्लॉथ और परफ्यूम का कोई लेन देन है क्या? नहीं। वो इंडिविजुअल सेल हो सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में उसे क्या मानेंगे हम, उसे मिक्स सप्लाई मानेंगे, और मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट वुड बी एप्लीकेबल, है ना। होप आपको ये कुछ डाउट नहीं आया होगा, आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर आपको डाउट आता है इसमें कुछ भी, तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, है ना। टिल देन, एंड देन विल स्टार्ट सम क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इसके सेक्शन 7 और 8 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। टिल देन गुड बाय, गुड नाइट।